सी सब्जेक्ट बिजनेस टैक्सेशन 1 और फर्स्ट यूनिट नंबर 1 है दैट इज इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि टोटल 10 पॉइंट्स आर देयर। 9 पॉइंट्स थियरी के जिसमें शॉर्ट नोट आ सकती है और 1 पॉइंट है और रेसिडेंशियल स्टेटस जिसमें एग्जाम्पल आ सकती है। तो देखो यहाँ पे सिलेबस भी मैंने लिखा है वंस अगेन पूरा आईटीएम का। वेट देखो ये रहा, दैट इज फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। देर आफ्टर देखो अलग अलग टाइप की शॉर्ट नोट, यहाँ पे जो सिलेबस है वही है, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पर्सन, असीसी, कंपनी, एग्रीकल्चर इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल टैक्सेबल इनकम के 8 पॉइंट। उसके बाद क्या यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट है दैट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑफ इंडिविजुअल थियरी ओनली। तो यही जो सिलेबस था वही मैंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट अभी देखो, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा और थोड़ा बहुत इसके रिलेटेड आपको नॉलेज भी होगा कि देखो इमेज में क्या है कि एक पर्सन है और वहाँ पे क्या लिखा है देखो टैक्स। तो आप नॉर्मली आपको पता है कि जो भी सिटीजन होते हैं कंट्री के वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक पर्सन क्या है कि टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, और उसके सामने क्या है यहाँ पे देखो दैट इज वाटर फैसिलिटीज है, फिर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज है, फिर हेल्थ है, एजुकेशन है, फिर डैम्स यहाँ पे। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन में जो बुक में भी यही तरीके से लिखा है पर थोड़ा मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है कि टोटल देयर विल बी अ टू पार्टी, पब्लिक एंड गवर्नमेंट। जो ऑलरेडी आपको पता है कि गवर्नमेंट नॉर्मली क्या करती है, पब्लिक के पास से टैक्स कलेक्ट करते हैं और वही टैक्स को वो फिर कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं कि अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में, लाइक वेलफेयर, पब्लिक के वेलफेयर के लिए वो वाटर फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट प्ले टू टाइप ऑफ रोल हियर कि on the one hand they will collect the tax from the citizen of the country, and on the other hand they will provide the facilities to the citizen of the country। अगर अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है गवर्नमेंट को तो क्या चाहिए, गवर्नमेंट के पास पैसे होने चाहिए। तो जिसको फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है उसी के पास से वहाँ पे क्या करेंगे, गवर्नमेंट पैसे कलेक्ट करेंगे और पब्लिक का वेलफेयर यहाँ पे इंक्रीज हो, इस तरह का उनका मैक्सिमम ट्राई रहेगा। ये तो बहुत ही सिंपल है इंट्रोडक्शन तो। फिर उसके बाद डिटेल में हम आगे देखेंगे क्या हमें और डिटेल में समझना है। तो ये इमेज के थ्रू बहुत ही सिंपल बन जाएगा आपके लिए कि गवर्नमेंट प्ले ड्यूअल रोल इन एनी कंट्री। ऑन द वन हैंड they will collect the tax from the citizen of the country, and on the other hand they will provide different types of facilities like water, electricity, health, education, infrastructure etc for the welfare of the public। तो ये बहुत ही सिंपल पीपीटी है। फिर नेक्स्ट देखो उसके बाद क्या है, वेट देखो सेम यहाँ पे मैंने जो अभी बात की वही सारी बातें डिस्कस की कि गवर्नमेंट देखो यहाँ पे ये सारी बातें क्या है कि यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट सबसे पहले क्या कर रही है, वहाँ पे देखो टैक्स कलेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से एरो जा रहा है कि गवर्नमेंट विल कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पब्लिक और सिटीजन ऑफ द कंट्री, और दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू। बेसिक क्वेश्चन, तो बेसिक कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं जब हम टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो बेसिक क्वेश्चन जो होने चाहिए हमें कि व्हाट आर द टाइप ऑफ टैक्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट क्या करते हैं, पब्लिक के पास से टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो क्या टैक्स को कलेक्ट करने का जो वे होता है वो अलग अलग होता है। तो पहला क्वेश्चन है वहाँ पे कि टाइप ऑफ टैक्स, कितने टाइप का टैक्स होता है। आपने सुना होगा वहाँ पे डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, फिर अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सबसे पहले टैक्सेशन के प्राइमरी दो कौन से टाइप्स हैं तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देयर आफ्टर देखो हु विल कलेक्ट दैट टैक्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट विल कलेक्ट द टैक्स, पर गवर्नमेंट में भी क्या होता है कि पर्टिकुलर काम करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। गवर्नमेंट खुद ही टैक्स कलेक्ट करता है पर उसके लिए स्पेसिफिक कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पे फॉर्मुलेट किया गया है रूल्स के अकॉर्डिंग, वो भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कितने टाइप के टैक्स होते हैं और वो टैक्स ऑफिशियल अथॉरिटी कौन है, मेन अथॉरिटी कौन है वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो वो भी जानेंगे हम यहाँ पे। देयर आफ्टर इज इट कंपलसरी टू पे टैक्स। तो यस, मैंने इंट्रोडक्शन में ये आपको बता दिया कि पेमेंट ऑफ टैक्स इज द कंपलसरी फॉर द पब्लिक। पर हाँ, कंपलसरी किसके लिए कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कि आप कुछ इनकम जनरेट करते हो पर बहुत ही लोअर इनकम है तो आप पे शायद हो सकता है टैक्स ना लगे।
पर कुछ लिमिट से ज़्यादा आप इनकम जनरेट करते हो देन यू हैव टू पे कंपलसरी टैक्स। तो कंपलसरी है या नहीं वो कहाँ पे लिखा है कि अगर आपके लिए मुझे कुछ कंपलसरी बनाना हो तो रूल्स उसके रिलेटेड होने चाहिए कुछ कि ये रूल्स के हिसाब से आपके लिए कंपलसरी है। तो उसी तरह से क्या करना पड़ेगा यहाँ पे भी कि कंपलसरी है या नहीं वो कहाँ पे लिखा होता है। तो वो भी बेसिक डिटेल हम जानेंगे कि कंपलसरी किस एक्ट के अकॉर्डिंग है और कंपलसरी है या नहीं वो कहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो भी डिटेल हम जानेंगे यहाँ पे। देयर आफ्टर हु विल पे द टैक्स। तो सारे पब्लिक जितनी भी है वो सारे टैक्स पे नहीं करते। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लिमिट से ज़्यादा आप इनकम जनरेट करते हो तभी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स पेयर एक्चुअल में कौन है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे यूनिट नंबर 1 में। देन व्हेन टैक्स विल बी पेड और टैक्स कब पे करना है। तो ये बेसिक यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चन ऐड किए कि कितने टाइप के टैक्स होते हैं, टैक्स कौन कलेक्ट करता है, टैक्स पे करना कंपलसरी है तो कहाँ पे ऐसा लिखा है कंपलसरी है या कंपलसरी नहीं है। देयर आफ्टर कौन टैक्स पे करेगा बिकॉज सारे पर्सन तो टैक्स पे नहीं करते। देयर आफ्टर वो व्हेन टैक्स विल बी पेड टैक्स कब पे होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखो। अब फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं स्टूडेंट। देखो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 क्या है। देखो व्हाट आर द टाइप ऑफ टैक्स। तो टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है टैक्सेशन के सब्जेक्ट में तो कितने टाइप के टैक्स होते हैं। तो वही सारा मैंने यहाँ पे इमेज थ्रू लिखा है। वेट थोड़ा देखो यहाँ पे टाइप ऑफ टैक्स में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि प्राइमरी देयर विल बी अ 2 टाइप ऑफ टैक्स दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स का मतलब तो थोड़ा बहुत आपको पता चल गया होगा कि दैट इज द प्राइमरी सोर्स फॉर द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अगर अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है सिटीजन ऑफ द कंट्री के लिए तो उनके लिए एक रेवेन्यू सोर्स है, प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स है और उसको हम क्या बोलते हैं टैक्स बोलते हैं जो कि पब्लिक पे करती है और गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। दो टाइप के टैक्स होते हैं जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन अगर हम बोले टैक्सेशन में तो दैट इज वन इज अ डायरेक्ट एंड वन इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है। तो एक सिंपल ही एग्जांपल है। एक आपके क्लास में फॉर एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट है जो बहुत ही एब्सेंट रहता है तो मैं क्या करता हूँ जो रेगुलर स्टूडेंट है उसका एक फ्रेंड है उनको पूछता हूँ कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट क्यों एब्सेंट रहता है। तो मैं एक्चुअल में रीजन किससे जानना चाहता हूँ वो जो स्टूडेंट एब्सेंट रहता है पर वो अभी अवेलेबल नहीं है क्लास में। तो मैं क्या करूँगा आपको पूछूंगा आप फिर अपने फ्रेंड को पूछोगे कि आप एब्सेंट क्यों रहते हो सर पूछ रहे थे। फिर वो आपको बताएगा और फिर आप क्या करोगे मुझे बताओगे। तो दैट इज इनडायरेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। क्या आपने कम्युनिकेशन में भी शायद पढ़ा होगा कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है कि जब भी मैं डायरेक्ट की बात करूँ तो देयर विल बी अ 2 पार्टीज ओनली कि जिससे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर जो एब्सेंट रहता है उस स्टूडेंट को मैं डायरेक्टली फोन करके पूछ लूँ कि आप क्यों एब्सेंट रहते हो दैट इज डायरेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। और उसी तरह से इनडायरेक्ट में क्या होगा जो अभी मैंने आपको बताया कि मैं क्या करूंगा जो रेगुलर स्टूडेंट है उसका फ्रेंड है उससे पूछूंगा फिर वो अपने फ्रेंड को बताएगा फिर वो जो एब्सेंट रहता है वो अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म करेगा और जो रेगुलर स्टूडेंट है वो बाद में मुझे इन्फॉर्म करेगा दैट इज इनडायरेक्ट वे। तो टैक्सेशन में क्या होता है कि नॉर्मली देयर विल बी अ 2 पार्टी। वहां पे होती तो क्या है दो ही पार्टीज होती है। वन इज अ गवर्नमेंट का कोई पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट जो टैक्स कलेक्ट करता है एंड अनदर पार्टी इज अ टैक्स पेयर। तो टैक्स पेयर एंड टैक्स कलेक्टर दोनों के बीच में अगर सीधे सीधा ट्रांजेक्शन हो जाए टैक्स रिलेटेड तो उसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। पर अगर इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि टैक्स कोई और पे कर रहा है पर गवर्नमेंट को जो सबमिट करवा रहा है टैक्स वो कोई और पर्सन है। मतलब एक्चुअल टैक्स पेयर कोई और पर्सन है पर वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाकर टैक्स नहीं पे करता पर वो क्या करता है कि बीच में एक पर्सन को टैक्स पे करता है और वो फिर बाद में गवर्नमेंट को जाके पे करता है। तो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को समझने के लिए आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि मीनिंग ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है जो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया। तो यहाँ पे देखो एक पर्सन है वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे दैट इज कि डायरेक्टली जो भी टैक्स उसको पे करना है गवर्नमेंट को जाके वो पे कर देता है। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी है दैट इज देखो अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स पेमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्स। तो ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं पर अभी आप क्या समझो कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि जिसको एक्चुअल में टैक्स पे करना है वही पर्सन जाके गवर्नमेंट के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाके टैक्स पे कर दे दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में देखो क्या है यहाँ पे दैट इज थ्रू इंटरमीडियरीज देयर विल बी अ मोर देन 2 पार्टीज। सिर्फ 2 पार्टी कहाँ पे होती है ओनली डायरेक्ट टैक्स में। पर दो या दो से ज्यादा सॉरी
दो से ज्यादा पार्टीज हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। अब वहां पे क्या है कि टैक्स पे तो इसको करना है, पर वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली नहीं जा रही वहां पे, वो क्या करे थ्रू इंटरमीडिएट के इसको टैक्स पे कर रहे हैं, और वो पर्सन जाके फिर यहाँ पे गवर्नमेंट के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में टैक्स पे करेगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स का यहाँ पे क्लासिफिकेशन किसके बेस पे हुआ है, कि जो टैक्स कलेक्टर और टैक्स जो पेयर है दोनों के बीच में वो रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कि अगर दोनों के बीच में सीधा सीधा ट्रांजेक्शन हो जाता है तो दैट इज डायरेक्ट टैक्स। अगर इंटरमीडियरी थ्रू ट्रांजेक्शन होता है टैक्स पेमेंट रिलेटेड तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। वेट, देखो इसके बेस पे मैंने कुछ यहाँ पे क्या लिखे हैं, नोट्स लिखे हैं जो आपको और थोड़ा ये सिंप्लीफाई करेंगे। देखो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, 2%, देयर विल बी ओनली 2%, वन इज टैक्स पेयर एंड वन इज टैक्स कलेक्टर, नो इंटरमीडियरीज। मतलब डायरेक्ट टैक्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो कोई भी इंटरमीडियरीज यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं, डायरेक्टली दो ही पर्सन के बीच में टैक्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहे, दैट इज टैक्स पेयर एंड टैक्स कलेक्टर, तो देयर विल बी नो इंटरमीडियरीज इन डायरेक्ट टैक्स। फिर क्या है, देखो एक्चुअल टैक्स पेयर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टैक्स आर सेम एंड 1%। तो क्या मतलब हुआ उसका, कि जिसको टैक्स पे करना था वही रिस्पॉन्सिबल है टैक्स पे करने के लिए। यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअल पर्सन कोई और है जो टैक्स पे और कर रहा है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये इंटरमीडियरी के, गवर्नमेंट को जाके वो पोर्शन सबमिट करवा दे जो अल्टीमेट पर्सन ने टैक्स पे किया उसका। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, अल्टीमेट टैक्स पेयर और रिस्पॉन्सिबल दोनों एक ही पर्सन होते हैं, कि जिससे टैक्स कलेक्ट करना है वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है टैक्स पे करने के लिए, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, कि अल्टीमेट जो एक्चुअल टैक्स पेयर होगा वो कोई और पर्सन होगा, मतलब ये वाला देखो, ये वाला, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है गवर्नमेंट ने, कि इंटरमीडियरीज को, कि आपको टैक्स कलेक्ट करना है इस पर्सन के पास से और फिर वो हमें सबमिट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल टैक्स पेयर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टैक्स, वो दोनों पर्सन क्या हो गए, अलग अलग हो गए। देखो यहाँ पे लिखा है एक्चुअल टैक्स पेयर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टैक्स बोथ आर डिफरेंट पर्सन। स्टूडेंट क्लियर हुआ मीनिंग, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स पता चला से, यस और नो? ओके, अभी और थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वेट, ये मैंने सिर्फ बेसिक ओवरव्यू दिया है। ओके देखो, तो डायरेक्ट टैक्स तो थोड़ा और मैंने सिंप्लीफाई किया आपके लिए। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले देखो डायरेक्ट टैक्स में एज यूजुअल प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया कि क्या होता है, जो टैक्स पेयर होता है वो डायरेक्टली पर्टिकुलर गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है, वहां पे जाके टैक्स वो पे कर देता है। तो देयर विल बी नो इंटरमीडियरीज, देयर विल बी ओनली एक्चुअल टैक्स पेयर एंड गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। पर सर ये क्या है यहाँ पे, दैट इज इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, मैंने पहले ही बोला था कि जब एक्ट की लैंग्वेज में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट वे में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्ट में क्या लिखा है, देखो इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। तो सर ये मीनिंग क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पैक्ट? तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में प्रीवियस स्लाइड में आपको बता दिया है। अब अभी 1 सेकेंड में बताओ। देखो इंसिडेंस का मतलब क्या है, ये वाली लाइन पे फोकस करो जहाँ पे मैं टिक मार्क कर रहा हूँ। देखो इंसिडेंस मतलब अल्टीमेट बर्डन, मतलब अल्टीमेट बर्डन एक्चुअल टैक्स पेयर कौन है, दैट इज इंसिडेंस बोलते हैं उसको, कि किसकी जेब से पैसे जा रहे हैं, दैट इज द अल्टीमेट टैक्स पेयर, अल्टीमेट बर्डन। कि अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल टैक्स पेयर हूँ, तो टैक्स के पैसे क्या कौन पे कर रहा है, मेरी जेब से वो पैसे जा रहे हैं, दैट इज द इंसिडेंस। और इम्पैक्ट का मतलब क्या होगा, इनिशियल बर्डन, और इनिशियल बर्डन का मतलब क्या होगा, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी। तो यहाँ पे जिसको टैक्स पे करना है, देखो एक्चुअल टैक्स पेयर भी यही है, और टैक्स पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन की भी क्या है, यही है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या है, ये वाला सेंटेंस देखो कि इंसिडेंस मतलब अल्टीमेट बर्डन भी सेम पर्सन पे पड़ रहा है, और इनिशियल बर्डन टैक्स पे करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी सेम पर्सन पे, एक ही पर्सन पे, दैट इज द डायरेक्ट टैक्स। इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पे, इंसिडेंस मीन्स अल्टीमेट बर्डन, एक्चुअल टैक्स पेयर एंड इम्पैक्ट मतलब इनिशियल बर्डन दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू पे टैक्स, वो दोनों एक ही पर्सन पे पड़ रहा है और इसी को टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इसलिए यहाँ पे क्या इसको बोला गया, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। देखो देखो ये रहा इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले देखो दैट इज इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट
फॉल ऑन 2%। और 2% देखो यहाँ पे एज यूजुअल मैंने बताया था कि 3 पार्टीज अब होगी। तो एक्चुअल में क्या है कि ये पर्सन को ही टैक्स पे करना है यहाँ पे जाके, पर वो डायरेक्टली पे नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक इंटरमीडियरी को टैक्स पे कर रहा है, और वही इंटरमीडियरी क्या कर रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट में जाके टैक्स पे कर रहा है। सो हियर यू आर पेइंग द टैक्स बट इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडियरीज, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्या लिखा है यहाँ पे, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, मतलब एक्चुअल टैक्स पेयर कौन है, ये वाला पर्सन है, किसकी जेब से पैसे जा रहे हैं, ये वाले पर्सन की जेब से पैसे जा रहे हैं। तो एक्चुअल इंसिडेंस किस पे पड़ रहा है, देखो यहाँ पे इंसिडेंस लिखा है, अल्टीमेट बर्डन किस पे पड़ रहा है, टैक्स पेयर पे, इस पे। इनिशियल बर्डन मतलब इम्पैक्ट, मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये वाला पर्सन, कि अगर ये इंटरमीडियरी टैक्स पे नहीं करता, इसने तो टैक्स पे कर दिया इसको, पर अगर ये टैक्स नहीं पे करता तो गवर्नमेंट यहाँ पे किसके पास जाएगी, ये सेलर के पास जाएगी कि आप मुझे टैक्स दो। कि अगर ये इससे टैक्स कलेक्ट नहीं भी करता है फिर भी रिस्पॉन्सिबल क्या है, गवर्नमेंट के लिए सैलरी है, कि आपने टैक्स क्यों कलेक्ट नहीं किया अपने बाहर से, अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअल टैक्स पेयर कोई और पर्सन है, और टैक्स पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर्सन को दी गई है। और आप जो एक्चुअल टैक्स पेयर है वो गवर्नमेंट को टैक्स तो पे कर रहे हैं, पर कैसे पे करें, इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडियरीज, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे इंसिडेंस किसी और पर्सन पे पड़ रहा है, और इम्पैक्ट भी किसी और पे पर्सन पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए क्या लिया, बायर, सेलर एंड गवर्नमेंट। तो नॉर्मली क्या होता है, देखो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो सारे इनकम टैक्स होते हैं, कि आपने सैलरी, कहीं पे आप जॉब करने गए ऑर्गेनाइजेशन में, और आपने सैलरी थ्रू इनकम जनरेट की, तो वो पैसे तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए। तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कि सैलरी थ्रू या फिर किसी और सोर्स थ्रू आपने इनकम जनरेट किया था। पर यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में नॉर्मली क्या आता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कि आप जो इनकम अर्न कर रहे हो सैलरी, कहीं पे जॉब करके सैलरी थ्रू, या फिर किसी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से, तो उसमें तो आपको डायरेक्ट टैक्स से पे करना है, इनकम टैक्स। पर इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ पे लगता है, while you are consuming any goods or receiving any services, कि कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में जाके परचेज करते हो, और कोई भी सर्विसेज आप मार्केट में जाके रिसीव करते हो, तो वो गवर्नमेंट आपको क्या करना चाहती है, दो तरीके से आपसे टैक्स कलेक्ट करना चाहती है। कि अगर आप कोई प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो या कोई सर्विसेज रिसीव कर रहे हो, तो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप कोई इनकम जनरेट कर रहे हो तो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप इनकम जनरेट करते हो, लाइक कहीं पे जॉब करके सैलरी आप अर्न कर रहे हो, पैसे अर्न कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे तो कोई इंटरमीडियरी आएगा नहीं, आपको आपकी इनकम पे डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। पर इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, कि वाइल यू आर कंज्यूमिंग एनी प्रोडक्ट, आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, उसको कंज्यूम करते हो, या फिर कोई सर्विसेज रिसीव करते हो, उसका बेनिफिट लेते हो, तब जाके क्या लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स। तो सर वो भी तो हम डायरेक्टली पे कर सकते हैं गवर्नमेंट को, कि मैं मार्केट में से कोई प्रोडक्ट परचेज करके लाया, फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये लो मैंने ये प्रोडक्ट परचेज की, और इसका टैक्स तो मैं डायरेक्टली भी तो गवर्नमेंट को सबमिट करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे इंटरमीडियरीज क्यों रखा, तो बेसिक इसके पीछे लॉजिक क्या है, कि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। देखो पूरे इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल है। तो एक दिन में आप सोचो कितने प्रोडक्ट परचेज होते हैं, सेल होते हैं और कंज्यूम होते हैं, कि करोड़ ऑफ प्रोडक्ट परचेज होंगे एंड सेल होंगे। तो प्रैक्टिकली गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल ही नहीं कि हर एक बायर के पास जाए और बोले कि लाओ आपने प्रोडक्ट कंज्यूम किया, परचेज किया, हमें टैक्स दे दो। प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी, सैलर को दे दी। कि सैलर को बोला गया कि जब भी कोई बायर आपके पास से ये 100 प्रोडक्ट परचेज करने को आए, तो आप क्या करना, उससे टैक्स कलेक्ट कर लेना, और वही टैक्स फिर क्या करना, हमें सबमिट कर देना। तो वो नॉर्मली क्या करता है, देखो यहाँ पे इमेज थ्रू थोड़ा समझते हो, और देखो कि जब भी बायर कुछ परचेज करने जाएगा सैलर के पास से, तो सैलर क्या करेगा, प्राइस में ही वो सब कुछ इन्वॉल्व कर देंगे। तो सैलर का जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा उसमें क्या होगा, देखो सबसे ऊपर कॉस्ट प्राइस, प्लस उस पर जो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है वो, प्लस उस पर जो टैक्स का पोर्शन जो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप बाहर के पास से कलेक्ट कर लेना, वो फिर वो क्या करता है, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट अपने पास रखता है, और टैक्स का जो पोर्शन है वो क्या करता है, गवर्नमेंट को सबमिट कर देता है, जो कि उसने बाहर के पास से कलेक्ट किया। तो अगर सेलर भूल गया बायर के पास से टैक्स का पोर्शन कलेक्ट करने के लिए, तो गवर्नमेंट और उनकी कोई भी एक्सेस नहीं मानेंगे, कि हमने तो बोला था कि आप बायर के पास से टैक्स कलेक्ट कर लेना जब वो प्रोडक्ट परचेज करने आए तब।
अब आपने परचेज नहीं, आपने टैक्स कलेक्ट नहीं किया, तो हम क्या करें, अब आप अपनी इनकम में से वो टैक्स पे करें। तो सेलर क्या करेगा, कभी भी भूलेगा नहीं, वो बायर से टैक्स कलेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर ये वाला रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेट बर्डन किसी और पे है, मतलब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करना किसे चाहती है, बायर के पास से, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी, सेलर के पास से। तो सर सेलर को क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, बिकॉज बायर में हर एक के घर में जाके पूछेंगे नहीं कि आपने क्या प्रोडक्ट परचेज किया और उस पर टैक्स कितना बनता है, लाओ में दो, प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। तो सेलर को बोल दिया कि आप टैक्स कलेक्ट कर लेना, फिर वो हमें सबमिट कर देना। तो स्टूडेंट क्लियर हुआ मीनिंग डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, यस और नो? ओके, देखो पॉइंट नंबर 2, ये डिफरेंस चल रहा है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्या है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो पॉइंट नंबर 2 में देखो क्या है यहाँ पे, दैट इज टैक्स पेयर रिएक्शन। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जब भी आप पे करते हो, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक पर्सन है जो डायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है, तो वो थोड़ा क्या है, उसका रिएक्शन थोड़ा सैड वाला हो गया है। ठीक है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसा क्यों है, बिकॉज उसको पता है कि मैंने बहुत ही मेहनत करके कुछ पैसे अर्न किए और उसका मुझे टैक्स पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो वो देखो वो क्या सोच रहा है वहाँ पे, आई एम पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, कि मैंने बहुत ही मेहनत करके कहीं कंपनी में जॉब की और मैंने बहुत सारे पैसे अर्न किए, पर उसमें से अब मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स पे करते वक्त टैक्स पे थोड़ा कॉन्शियस हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। और एक पिंचिस, पिंचिस का मतलब क्या होता है, आप तो आपको दर्द हो रहा है थोड़ा टैक्स पे करने में। तो डायरेक्ट टैक्स में टैक्स पे का रिएक्शन थोड़ा सैड वाला हो जाता है, आपको थोड़ा यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों, बिकॉज आप सोचोगे कि मैंने कितनी मेहनत से पैसे अर्न किए थे, अब मुझे गवर्नमेंट को पे करने पड़ रहे हैं। पर इस इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होता है, देखो तो यहाँ पे टैक्स पेयर का रिएक्शन कैसा होता है, वे देखो, देखो यहाँ पे टैक्स पेयर का रिएक्शन देखो सैड वाला नहीं है, और उससे उसको दर्द भी नहीं होगा। पर जब सबसे ज्यादा टैक्स यही वाला वो पे करता है। तो देखो वो नॉर्मली क्या सोचता है, जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज रिसीव करता है सेलर के पास से, तो वो नॉर्मली वो क्या सोचता है कि मैं तो सिर्फ गुड्स की प्राइस ही पे कर रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, वो क्या सोच रहा है, आई एम जस्ट पेइंग द प्राइस ऑफ द गुड्स, मैं तो गुड्स की प्राइस ही पे कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे टैक्स पे कर रहा हूँ। पर इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, वही प्राइस में क्या इन्वॉल्व है, देखो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट प्लस टैक्स। तो टैक्स तो वहां पे भी आप पे कर रहे हो, पर आप इतने कॉन्शियस नहीं होते हो। आप कुछ परचेज करने जाते हो मार्केट में, तो आपको तो ऐसा लगता है कि सर हमने तो ये प्रोडक्ट परचेज किया, इसकी हमें सिर्फ प्राइस ही पे की, पर उसी प्राइस में क्या होता है, टैक्स भी इन्वॉल्व होता है। क्या कोई भी आप प्रोडक्ट परचेज करो, तब देखना वहां पे एमआरपी पे लिखा होगा ब्रैकेट में कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स। तो उसका मतलब क्या है कि वो प्राइस में टैक्स का प्रपोर्शन भी इन्वॉल्व हो गया है। पर आप इतने कॉन्शियस नहीं होते, आपको तो ऐसा ही लग रहा है कि हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्राइस ही पे करें। इसलिए यहाँ पे टैक्स पेयर का रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रहता है, कि उनको दर्द नहीं हो रहा है, इट डज नॉट पिंचेस। उनको सैड वाला जो रिएक्शन था वो यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज वो इतना कॉन्शियस नहीं है। तो देखो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट डज नॉट पिंचेस द टैक्स पेयर एज ही इज नॉट कॉन्शियस अबाउट पेइंग टैक्स। एक्चुअली एक्चुअली में वो टैक्स पे कर रहा है, पर वो इतना कॉन्शियस नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में क्या है कि आपको पता चल रहा है कि इतना इनकम अर्न किया और ये वाला पोर्शन में टैक्स के फॉर्म में पे कराओ गवर्नमेंट को, तो वो रिएक्शन आपका थोड़ा सैड वाला आ सकता है। पर यहाँ पे क्या है कि इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो, तो आपको तो यही लगता है कि हम तो सिर्फ प्राइस पे कर रहे हैं, पर वही प्राइस में क्या होता है, टैक्स का पोर्शन भी इन्वॉल्व होता है। पर आप इतने कॉन्शियस नहीं होते इनडायरेक्ट टैक्स पे करते वक्त, इसीलिए इस वो पे करने में आपका जो रिएक्शन होगा वो थोड़ा क्या रहेगा, नॉर्मल ही रहेगा। स्टूडेंट क्लियर ये वाला टॉपिक, टैक्स पेयर रिएक्शन क्लियर हुआ, यस और नो? ओके, ओके थैंक यू। नेक्स्ट देखो उसके बाद, तो पॉइंट नंबर 3, डायरेक्ट टैक्स में पॉइंट नंबर 3 क्या, दैट इज लेविड ऑन इनकम। तो अभी मैंने बताया कि आफ्टर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आप क्या करोगे, आपके ये कुछ ऑप्शन रहेंगे कि एज अ कहीं कंपनी में जाके जॉब करोगे। तो कंपनी में जाके आप जॉब करोगे तो नॉर्मली क्या होगा, देखो यहाँ पे वेट,
कि आप क्या करोगे, जॉब करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, तो इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। और आप सोच रहे हो कि नहीं हम कुछ स्टूडेंट क्या करते वहाँ पे, जो डॉक्टर बनते, लॉयर बनते, सीए बनते और खुद का प्रोफेशन चलाते, वो कहीं पे जॉब नहीं करते पर खुद का एक फॉर्म ओपन करके खुद का प्रोफेशन चला रहे, तो उनको किस हेड में टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। कोई ऐसा कर रहा है कि नहीं हमें तो जॉब भी नहीं करनी है और हमें खुद का प्रोफेशन भी स्टार्ट नहीं करना है, और हम तो क्या करेंगे, कैपिटल असेट्स का परचेज एंड सेल करके कुछ प्रॉफिट अर्न करेंगे। जैसे किसी को रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, आपने सुना का ब्रोकर, तो ब्रोकर क्या करता है, वो जॉब भी नहीं करता और खुद का प्रोफेशन भी नहीं होता, पर वो क्या करता है कि किसी को अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो वो क्या करता है, परचेजर एंड सेलर को एक जगह पे वहाँ पे एग्रीमेंट के लिए कन्विंस करता है और ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करवाता है, तो उसके थ्रू वो क्या कर रहा है, कुछ इनकम जनरेट कर रहा है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो उसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, तो क्या होगा कि अगर किसी पर्सन के पास एक से ज़्यादा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है तो वो क्या करेगा, जो रिमेनिंग हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें वो रह रहा है उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा हाउस प्रॉपर्टी है, तो वो क्या कर सकता है, वो रेंट पे भी दे सकता है और रेंट थ्रू इनकम जनरेट करे, तो वो वाला पर्सन किस हेड में इनकम टैक्स पे करेगा, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। और ये चार के अलावा अगर किसी सोर्स से आप इनकम जनरेट करते हो तो वो कहाँ पे जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है वो देख लेना आप, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 ऑप्शन में सब कुछ आ गया कि कहीं पे आप ऑर्गेनाइजर में जॉब कर रहे हो और सैलरी थ्रू इनकम जनरेट कर रहे हो तो आपको इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड थ्रू आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आप जॉब नहीं कर रहे हो, खुद का प्रोफेशन ऑपरेट कर रहे हो, वहाँ पे डॉक्टर, लॉयर, सीए जो होते हैं वो यही करते हैं, तो पीजीबीपी में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप दोनों नहीं कर रहे हो तो कैपिटल असेट्स का ट्रांसफर करके जो ब्रोकर्स होते हैं उनको कहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। फिर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देके इनकम जनरेट करते हो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई भी सोर्स, क्या आपने सुना कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी, तो उसमें क्या है, ऊपर की 4 कैटेगरी में वो कहीं पे भी फिट नहीं होगा, बिकॉज आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी रेंट पे नहीं दी है, कैपिटल से ट्रांसफर भी नहीं किया है, खुद का प्रोफेशन भी नहीं है और आप कहीं पे जॉब भी नहीं कर रहे हो, आपने इनकम वो वाली जनरेट कहाँ पे की, थ्रू केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति क्या थ्रू आपने क्या किया वहाँ पे इनकम जनरेट की, तो फिर वो वाली इनकम कहाँ पर टैक्सेबल होगी, दैट इज अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या लिखा है देखो, दैट इज रेसिडेंशियल हेड ऑफ इनकम, तो इसका सॉरी रेसिडुअल हेड ऑफ इनकम। तो जो ऊपर की 4 कैटेगरी में नहीं आएगा वो बाय डिफॉल्ट कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, अदर सोर्सेज में, और अदर सोर्सेज में उस इनकम पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्सेशन में ये 5 हेड स्टूडेंट आप सेमेस्टर 5 और 6 दोनों में मिला के पढ़ोगे, ठीक, कि आपको इनकम फ्रॉम सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज, ये 5 हेड की डिटेल सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में पढ़ोगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, तो सैलरी थ्रू अगर कोई पर्सन इनकम जनरेट करता है तो उसमें टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करें, पीजीबीपी में टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करें, कैपिटल गेन में कैसे कैलकुलेट करें, हाउस प्रॉपर्टी में कैसे कैलकुलेट करें, तो ये 5 क्या है टैक्सेशन के मेन हेड्स है। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट आर द 5 हेड्स ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, देन यू विल से इनकम फ्रॉम सैलरी, पीजीबीपी दैट इज प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और ये पांचों हेड आप सेमेस्टर 5 एज वेल एज सेमेस्टर 6 में पढ़ने वाले हो। तो ये 5 हेड थ्रू आप जितना भी टैक्स पे कर रहे हो स्टूडेंट, वो सारा कौन से टाइप का टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेविड ऑन इनकम, डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, आप इनकम जनरेट करते हो, और इनकम जनरेट करने के लिए ये 5 वे, तो ये 5 वे में अगर आप इनकम जनरेट करते हो तो उस पर जो भी टैक्स पे करते हो वो कौन से वाला टैक्स होता है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। अभी नेक्स्ट देखो क्या है, ओके, टाइटल पढ़ लेते सबसे पहले, देखो पॉइंट नंबर 3, तो लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कहाँ पे लगते हैं, कि जब आप कोई गुड्स परचेज करो, उसको कंज्यूम करो, या फिर कोई सर्विसेज आप रिसीव करो, तब क्या लगता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। तो देखो उसमें कुछ मैंने इमेज रखी थी आपको ताकि आपको समझने में इजी रहे यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो एक इनवॉइस मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, दैट इज फ्रेश कॉफी, तो 40 रुपीज़ उसकी प्राइस थी। फिर यहाँ पे क्या हो देखो, CGST एंड SGST,
तो इसके मीनिंग भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में। आपका पूरा एक यूनिट है ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाला। तो सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रपोर्शन का टैक्स। और एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये दोनों में देखो यहाँ पे कुछ जीएसटी लगा, वहाँ पे 2.40 रुपीज, 2.40 रुपीज। तो प्राइस कितना होगा? देखो फ्रेश कॉफी का एक्चुअल में था 40 रुपीज, अब कितना होगा? 44.80 रुपीज। तो 4.80 रुपीज आप एक्स्ट्रा पे करो, वो क्या है? दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जितने भी जीएसटी होते हैं वो सारे क्या होते हैं वहाँ पे? दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स के। तो जब भी आप ये फ्रेश कॉफी एज अ प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे, परचेस करोगे, तब ये क्या लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। और ये टैक्स आप किसको पे करोगे? जो वहां पे सैलर है उसको, फिर वो सैलर 4.80 रुपीज वो गवर्नमेंट को पे करेगा, इसीलिए उसको क्या बोला गया है? इनडायरेक्ट टैक्स। उसी तरह से सेम एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पे देखो, ये वाला एग्जांपल, कि इसमें भी सेम एग्जांपल है, तो आई थिंक सेम एग्जांपल है, तो हम इतना डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे। तो ओवरऑल देखो यहाँ पे क्या बन रहा है कि लीड्स टू इन्फ्लेशन, राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि अगर जीएसटी रेट इंक्रीज हो गया, टैक्सेशन का रेट इंक्रीज कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? प्राइस, जो गुड्स और सर्विसेज की प्राइस है वो इंक्रीज होगी। तो हम इन्फ्लेशन किसे बोलते हैं? कि इन्फ्लेशन मतलब डे टू डे, जैसे जैसे टाइम यहाँ पे जा रहा है वैसे वैसे गुड्स और सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, दैट इज कंसिडर एज अ इन्फ्लेशन। तो जीएसटी की वजह से क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन आ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इट लीड्स टू इन्फ्लेशन वाइडर बेस। तो वाइडर बेस क्यों बोला गया है उसको? कि देखो अगर एज ए स्टूडेंट अभी भी आप कोई इनकम जनरेट ही नहीं कर रहे हो, कहीं पे आप जॉब नहीं कर रहे हो, कोई आप एज ए ब्रोकर काम नहीं कर रहे हो, खुद का प्रोफेशन भी नहीं है, तो अभी वो वाला टैक्स तो आप पे नहीं करते। पर आप भी टैक्स पेयर हो, इनडायरेक्टली तो आप टैक्स पे करते हो। कि आपके पास जो सेल फोन है तो वो परचेस करने गए होंगे, तो वहां पे भी जब सेल फोन का इनवॉइस है वो ध्यान से देखना, वहां पे भी लिखा होगा एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, तो वहां पे आप टैक्स पे करके आए। तो डायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? उसका स्कोप थोड़ा वाइड है, कि जहां जहां पे भी प्रोडक्ट का कंजम्पशन होगा, प्रोडक्ट परचेज होगा या सर्विसेज रिसीव होगा, वहां पे वो टैक्स लगेगा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पर इनकम में पॉसिबिलिटीज है कि कोई इनकम तो जनरेट कर रहा है पर इतनी ज्यादा नहीं, तो उस पर टैक्स नहीं भी लग सकता। तो स्कोप किसका वाइडर है वहां पे? इनडायरेक्ट टैक्स का, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, बिकॉज वो कहाँ पे लगता है? कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के। तो यही तक रखते स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में और जो दो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज डायरेक्ट टैक्स होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर, एंड इनडायरेक्ट टैक्स होता है रिग्रेसिव इन नेचर। तो ये दो वाले पॉइंट हम बाद में रखेंगे। देखो उसके बाद क्या आ रहा है, जो मैं आपको मटेरियल में प्रोवाइड करने वाला हूँ, दैट इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। तो एक्चुअल में जब मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा तब ये सारी डिटेल ही होंगी। तो यही सारी डिटेल मैंने आपको क्या क्या पीपीटी थ्रू सारी एक्सप्लेन कर दी। देखो प्रीवियस स्लाइड जितनी भी है वो इसके रिलेटेड ही है, देखो ये सारी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये एक पॉइंट जो बाकी रह गया है प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव वाला वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुका है, देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट हु विल कलेक्ट दैट टैक्स है। तो अभी यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट, और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू